गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम बात करने वाले इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिक मैटर है और मोस्ट अबंडेंट है। ये मतलब लगभग पूरे विश्व में, पूरी इस धरती में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और हर चीज़ में इनका रोल है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनका रोल हर चीज़ पर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो होता है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, इनको बेसिकली सैकेराइड्स कहा जाता है। सैकेराइड मतलब होता है शुगर। ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि नेचर में हर जगह पाए जाते हैं। इनको सैकेराइड कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इसमें हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिनको हम एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं, दैट ऑल्सो कंटेन सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है, इनके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद डेरिवेटिव्स देते हैं। और इनकी क्लासिफिकेशन अगर हम बात करेंगे तो इनकी टाइप्स के बारे में हम जानेंगे कि टाइप्स के बारे में आगे हम जानेंगे लेक्चर में कि मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड इन द प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको हम बेसिकली डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे शुगर, ग्लूकोज, और इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। इनका जो बेसिक फार्मूला है वो हो सकता है CN। N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, ब्रैकेट H2O, ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड जो टाइप की बात करी थी, तो मोनोसैकेराइड के बारे में हम जान लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर, जस्ट सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बन्स एंड ऑफन कॉल्ड सिंपल शुगर, सिंस दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब ये एक मॉलिक्यूल होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, तो हम इनको आगे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल होता है। वाटर सॉल्यूबल क्यों होता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अभी मैंने कहा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की वजह से। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं इनको वाटर पोलर बनाते हैं, जिससे कि ये वाटर में डिज़ोल्व आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इनमें क्या होता है? फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा। जो मैंने अभी कहा कि जो इनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिससे इनमें वाटर सॉल्यूबल होने की एक क्वालिटी होती है, ये फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके बारे में जान लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? ये हेक्सोज है। ये मोनोसैकेराइड के हेक्सोज है। हेक्सोज से मेरा मतलब है कि जिसमें 6 कार्बन होंगे। स्ट्रक्चर सेम रहता है लेकिन कार्बन। ये ग्लूकोज जो है ये एल्डोज है। एल्डोज से मेरा मतलब है 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होंगे। और फ्रक्टोज क्या है? कीटोन ग्रुप, जिसमें कि ऐड होगा, दोनों साइड कार्बन होंगे। ठीक है, अब डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, ये पेंटोज शुगर है। भले ये भी मोनोसैकेराइड्स में आते हैं लेकिन ये पेंटोज शुगर। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड से मेरा मतलब है इनको कह सकते हैं कि जो भी इनकी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इनके एल्डोज और कीटोन ग्रुप के बेस पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं? तो ऑलिगोसैकेराइड्स आर कंपाउंड शुगर दैट यील्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं कि जब इनको तोड़ा जाएगा तो ये पहले तो 2 से 10 मॉलिक्यूल
से जुड़े होते हैं मोनोसेकेराइड के। मोनोसेकेराइड मैंने कहा सिंगल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो सिंगल यूनिट जोड़ जोड़ के अगर 2 से 10 मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए कि ये एक मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल है, ऐसे करके मोनोसेकेराइड करके 10 जुड़ गए हैं, तो इनको हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। तो ओलिगोसेकेराइड को जितनी बार तोड़ेंगे, मान लीजिए ये MS मोनोसेकेराइड इनको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 2 से 10 तक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसेकेराइड के। तो ये जो मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं, इनमें कुछ बॉन्ड होता है, ये इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब जिस चीज़ से लिंक है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन डाइसेकेराइड को हम फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं डाइसेकेराइड्स में, ट्राइसेकेराइड्स में, टेट्रासेकेराइड में। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स है, कितने यूनिट्स जुड़ी हैं मोनोसेकेराइड्स की, ठीक है। इस बेस पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। जैसे कि मैंने कहा कि ओलिगोसेकेराइड में क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स मिलकर और लंबी चेन बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके चेन बनाते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज भी एक तरीके से मोनोसेकेराइड्स की एक यूनिट है जिसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स जुड़ी होती हैं। तो सुक्रोज क्या होता है, जब ग्लूकोज ग्लूकोज मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, माल्टोज। ये क्या करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से माल्टोज बनता है जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ते हैं। लैक्टोज कैसे बनते हैं, जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जुड़ते हैं तो तब क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। ये भी क्या है, वाटर रिलीज़ करते हैं। सुक्रोज कैसे बनता है, सुक्रोज जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये जुड़ता है तो क्या है, ये सुक्रोज बनाता है और ये भी वाटर रिलीज़ करता है, ठीक है। यहाँ तक था डाइसेकेराइड का इंट्रोडक्शन, ओलिगोसेकेराइड का। अब डाइसेकेराइड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डाइसेकेराइड क्या होता है, द जनरल फार्मूला ऑफ डाइसेकेराइड इज CN कार्बन, ये है नंबर ऑफ कार्बन, H2O और ब्रैकेट क्लोज और N+1। N मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्लस यूनिट्स, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। या N+2 कर सकते हैं डाइसेकेराइड में, ठीक है। ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं सबके सब। इनके जो मैंने एग्जांपल बताए, सुक्रोज क्या होता है, ये शुगर कैन में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। लैक्टोज क्या होता है, मिल्क में मिलता है। और जो माल्टोज होता है वो फ्रूट्स में मिलता है हमें, ठीक है। और इनको भी आगे क्लासीफाइड कर सकते हैं ट्राइसेकेराइड्स, ठीक है। ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड जिसमें चार मोनोसेकेराइड यूनिट होंगी टेट्रा में, ट्राई में 3 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होंगी। इस तरीके से इनको डिवाइड किया जा सकता है आगे। अब चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स की तरफ। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, तो पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट या पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। बहुत सारी चेन मिलकर, बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स मिलकर पॉलीसेकेराइड्स बनाती हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलीसेकेराइड है, मेरे पास एक मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड की मैंने 1 से लेकर 10 तक की यूनिट बना ली, 10 मोनोसेकेराइड आ गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। ये 10 यूनिट्स है। अब ये 10 यूनिट्स मिलकर क्या है, 100 यूनिट या 1000 यूनिट की एक चेन बना दी, जिसमें कि यहाँ पर मोनोसेकेराइड करके मैंने चेन बना दी 1000 यूनिट्स की। तो उसको क्या कहूँगी मैं, पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, और सेकेराइड्स मतलब शुगर, बहुत सारे शुगर्स के मॉलिक्यूल यूनिट्स जुड़कर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इनको हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकन्स भी कहते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जो अभी कहा मैंने, 10 से लेकर 100 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड, मतलब एक चेन है उसमें 100 या 1000 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स हैं, तो ये क्या कही जाएगी, पॉलीसेकेराइड कहा जाएगा इनको, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या करेंगे, 10 से लेकर 100 मॉलिक्यूल तक। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलीसेकेराइड की चेन है, मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ, तो जितनी बार मैं तोड़ूंगी उतने मेरे को मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड की चेन थी। जब मोनोसेकेराइड की चेन बन गई तो ये पॉलीसेकेराइड बन गया, और इस चेन को जब मैं तोड़ूंगी, हाइड्रोलिसिस करूँगी, तो मुझे फिर से मोनोसेकेराइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, पॉलीसेकेराइड का फंक्शन क्या होता है, तो पॉलीसेकेराइड का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ एनर्जी करते हैं,
एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट है। मैंने कहा ना, जब भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले ग्लूकोज देते हैं। किसी भी एथलीट्स होता है या किसी भी टाइप की हमें थकावट है तो हम सबसे पहले ग्लूकोज प्रेफर करते हैं कि ग्लूकोज से हमें क्या है, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ है। तो ये क्या है, बहुत ही आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है, बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं, अब बहुत ही फास्ट एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। तो इसलिए क्या है, जो इसकी यूनिट्स है ये है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये क्या करती है, स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो ये रिलीज़ होने लग जाती है हमारी बॉडी में। अभी मैं बताऊंगी किस फॉर्म में, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर फंक्शन मैं आपको दूसरा ये स्ट्रक्चरल फंक्शन में हेल्प करती है। बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत सारे से लिपिड्स बाइलेयर जो हमारी सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एकदम हमारी सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। और भी अभी मैं बताऊंगी कि इनके काम क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन में भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो इनको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जब भी मैंने कहा कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी, तो स्टोर हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर नहीं होता, बल्कि उसकी एक फॉर्म स्टोर होती है, जिसको मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, होमो मतलब सेम, जो एक ही तरीके की पॉलीसेकेराइड चेन से मिले होते हैं। मान लीजिए ये एक चेन है मोनोसेकेराइड की, तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है, वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है सबके बीच में, तो ये क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। दूसरा है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो मीन्स अलग अलग, ठीक है। ये क्या होते हैं कि दो टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, होंगे एक ही पर आइसोमर होंगे, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। आइसोमर और इनैंशियोमर्स मैं आपको किसी दूसरे टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन। अब मैं इसके फंक्शन बताती हूँ कि अब स्टोरेज ऑफ एनर्जी किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी मतलब हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है कुछ एनर्जी। तो अभी मैंने कहा कि जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, अब ग्लूकोज या पॉलीसेकेराइड हमें एनर्जी कैसे देते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मैंने ग्लूकोज का एक कैन पी लिया या एक ग्लास पी लिया। अब मेरी बॉडी को ग्लूकोज की 10 यूनिट्स की ज़रूरत थी, 10 मोनोसेकेराइड की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने 100 यूनिट पी ली, 100 यूनिट को पी लिया। तो अब क्या है, 10 यूनिट तो मेरी बॉडी यूज़ कर लेगी, लेकिन जो 90 यूनिट्स बची उसका क्या होगा, तो उसको क्या होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है हमारी लीवर सेल में या एडिपोज टिश्यू में या और किसी सेल्स में, मसल्स में, ठीक है। तो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म ही होती है ग्लाइकोजन। मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे ग्लूकोज ले लिया है और मुझे इतने ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एक तय बन जाती है, उसका फंक्शन मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं हमारे लीवर में, एडिपोज टिश्यू में, मसल्स में, ठीक है, जिसको हम चर्बी टाइप कहते हैं कि बहुत मोटे हो गए हैं। तो जब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को कभी हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन टूटता जाता है फिर ग्लूकोज बन जाता है वो, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस से ही हमको एनर्जी मिलती रहती है। इसलिए हम 2-3 दिन बिना खाए भी रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है वो ग्लूकोज में टूटता जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता जाता है, ठीक है। दूसरा है सेलुलोज भी एक स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की। ये सेल वॉल बनाने में, जो अभी मैंने कहा स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, ये सेल वॉल बनाता है, प्लांट सेल वॉल की स्ट्रक्चरल यूनिट बनाने में हेल्पफुल होता है, सेल वॉल बनाने में हेल्पफुल होता है, जो कि प्लांट सेल को एकदम प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा है स्टार्च। जिस तरीके से हमारे एनिमल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज की जो यूनिट है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, उसी तरह प्लांट्स में स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। चौथा है काइटिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक तरीके से स्किन बोल सकते हैं। तो ये इसका काम सर्जिकल थ्रेड बनाने में भी किया जाता है, जैसे टाँके वाके लगते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्या होता है, ये सब ग्लाइकन्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में यूज़ होता ही रहता है,
ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसके कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है, जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट में किस तरीके का रिज़ल्ट देते हैं, ऑक्सीडेशन में कैसे हेल्पफुल हैं, और रिडक्शन ऑफ टू अल्कोहल में किस तरीके से ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर क्लासिफाई किया जाए तो मोनोसेक्राइड में होता है, डाइसेक्राइड में होता है, ऑलिगोसेक्राइड में होता है, और पॉलीसेक्राइड में होता है। मोनोसेक्राइड में क्या होता है, एक यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है शुगर की। इसमें क्या होता है, 2 यूनिट होती है शुगर की। इसमें क्या होता है, 2 से 10 यूनिट होती है शुगर की। और पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, 10 से लेकर 100 या 1000 तक की यूनिट हो सकती है शुगर की। अब मोनोसेक्राइड के मैंने क्या कहा था, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। डाइसेक्राइड के क्या हो सकते हैं, जिसमें 2 यूनिट हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड के मैंने आपको नहीं बताया अभी, तो अभी बता देती हूँ मैं एग्जाम्पल। इसके रेफिनोज हो सकते हैं, रेफिनोज और स्टैकोज, ठीक है। जो लास्ट अभी पॉलीसेक्राइड है, इसके एग्जांपल मैंने बता ही दिए, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च। ये मैंने बता दिया कैसे कैसे हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसकी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग पाथवे होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिस तरीके से बॉडी एब्जॉर्व करती है, हमारी सेल्स इनको कैसे यूज़ करती है, ये मैं आगे आपको फर्दर बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।